अब आप ये देखिए कि इस खबर से जुड़े 5 नए लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए क्या है। पहला अपडेट यह है कि इस मुद्दे को लेकर आज भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हालात और इस मुद्दे पर भारत की रणनीति के बारे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी दी है। और इन विपक्षी दलों ने भी आज ये कहा कि वो इस घटना में भारत की सरकार के साथ है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बैठक में किसी भी विपक्षी नेता ने शेख हसीना के भारत आने पर और भारत में रहने पर ऐतराज नहीं जताया और इस पर सरकार और विपक्ष पूरी तरह से एक मत रहे। यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, एक शुभ संकेत है कि चलिए किसी मुद्दे पर तो सरकार और विपक्ष एक राय हुए, एक मत हुए। दूसरा अपडेट, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया है और आज इस बैठक में उन्होंने सरकार से 2 प्रश्न पूछे। पहला सवाल यह था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत सरकार की अपनी रणनीति क्या है, और इस सवाल पर विदेश मंत्री ने उन्हें बताया कि जैसे जैसे बांग्लादेश में आगे की घटनाएं होंगी वैसे वैसे सरकार उनके हिसाब से अपने कदम उठाएगी, अपने फैसले लेगी। राहुल गांधी का दूसरा सवाल यह था कि क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे कोई विदेशी हाथ है, और इस सवाल पर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि इस घटनाक्रम में विदेशी ताकत का हाथ होने का दावा करना अभी जल्दबाजी होगी। यानी भारत के विदेश मंत्री का भी यह कहना है कि हम कह नहीं सकते कि इसमें कोई विदेशी ताकत पीछे है या नहीं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 और बड़ी बातें बताई। पहली बात, बांग्लादेश में अभी भारत के 12,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें अधिकतर छात्र हैं, और इन्हें सुरक्षित अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार बांग्लादेश की सेना से बात कर रही है। दूसरा, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, उनकी संपत्तियों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, और सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की सेना और भारत के उच्चायोग के संपर्क में है। और तीसरी जानकारी यह कि शेख हसीना को कल की घटना से इतना गहरा सदमा लगा है कि वो अब बात करने की स्थिति में भी नहीं है, और सरकार ने कहा है कि उसने ये फैसला अब शेख हसीना पर छोड़ दिया है कि वो आगे क्या करना चाहती है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. सबसे जो खास बात है जो भारत के विदेश मंत्री ने बताई है वो ये है कि शेख हसीना इस समय एक सदमे में चली गई है, उन्हें गहरा सदमा लगा है और अभी वो बातचीत करने की भी ठीक स्थिति में नहीं है। और अब आप सोच सकते हैं कि जो महिला 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो, जो 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हो, जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता हो, सबसे सफल, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें वहां का माना जाता हो, जिसने इतने वर्षों तक अपने इशारे पर बांग्लादेश को चलाया, और अचानक उसके हाथ से ऐसे सत्ता निकल जाए और उसे सिर्फ 20 मिनट का समय दिया जाए कि वो अपना घर छोड़ दें और जो कुछ उनके पास है, यानी जितने कपड़े या जो सामान वो ले सकती हैं अगले कुछ मिनटों में या आधे घंटे में, बस वो लेकर वो यहां से निकल जाएं अगर अपनी जान बचाना चाहती हैं, तो उनके लिए कितने बड़े सदमे की ये बात रही होगी। किसी भी इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगेगा अगर उसकी आंखों के सामने सब कुछ इस तरीके से अगर उनके साथ हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं जब वो निकली थी बांग्लादेश से वहां की आर्मी के एक प्लेन में, तो क्या हुआ था वो भी आप देखिएगा। लेकिन ये बात सही है, इस प्लेन में बैठकर उनको जल्दी से जल्दी कुछ मिनटों में जो कुछ उनके हाथ में आया वो लेकर वहां से भाग गई। और आज दुनिया का कोई देश, कोई बड़ा देश उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार नहीं है। तो आदमी को सदमा नहीं लगेगा तो और क्या होगा।
लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश के मीडिया ने यह दावा किया है कि कल सुबह 11 बजे तक शेख हसीना को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें इस्तीफा देकर बांग्लादेश इस तरह से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन जून के महीने में शुरू हुआ था, वो आंदोलन 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद समाप्त भी हो गया था। और यह वही फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाईकोर्ट के उस आदेश को गैर कानूनी माना जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था बहाल की गई थी। यानी ये जो पूरा मामला था ये सुलट गया था। इस मामले पर फाइनल फैसला हो चुका था, आरक्षण पर रोक लग चुकी थी। छात्रों की और प्रदर्शनकारियों की यही तो मांग थी कि आरक्षण को समाप्त किया जाए और आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हालात पूरी तरह सामान्य हो गए थे और छात्रों ने भी अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को दोबारा से जगाया गया, इसमें आग में घी डाला गया और इस आंदोलन को जमाते इस्लामी पार्टी ने हाईजैक कर लिया और शेख हसीना की पूरी सरकार और उनका सुरक्षा तंत्र इस कट्टरपंथी संगठन को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। यानी ये जो पूरा की पूरा विरोध प्रदर्शन है, इसे विपक्ष ने हाईजैक कर लिया था। शेख हसीना से सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उन्होंने जमाते इस्लामी के छात्र संगठन की ताकत को ठीक से आंका नहीं और वो इसकी ताकत को आंकने में चूक गई। उन्होंने इसे कमजोर समझा, बल्कि उनकी ताकत इससे कहीं ज्यादा थी। इस छात्र संगठन का नाम है इस्लामी छात्र शिविर और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के साथ इस छात्र संगठन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जमाते इस्लामी की कट्टर विचारधारा को मानने वाले हजारों युवाओं ने चुपचाप अलग अलग विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में दाखिला लेकर वहां के छात्रों के बीच जमाते इस्लामी को मजबूत बनाने का काम किया। यह पिछले 5 साल से हो रहा था चुपचाप, जिससे छात्रों का यह आंदोलन बड़ी आसानी से हाईजैक हो गया। उनके बीच में जो छात्र मौजूद थे, असल में वो छात्र थे ही नहीं, वो जमाते इस्लामी के लोग थे। और यह बात बांग्लादेश का खुफिया तंत्र, उनकी सुरक्षा एजेंसियां समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन 21 जुलाई को समाप्त हो गया था, उसे जमाते इस्लामी के छात्र संगठन ने फिर से जिंदा कर दिया। जो आग बुझ चुकी थी उसे फिर से जला दिया। इन कट्टरपंथी छात्रों ने सरकार के सामने अपनी 9 मांगों का एक प्रस्ताव रखा, जिनमें 4 मांगें प्रमुख हैं। क्या मांगे थी जरा देखिए। पहली मांग थी 4 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा, जिनमें गृह मंत्री का भी नाम था। दूसरी मांग थी जेल भेजे गए छात्रों को रिहा किया जाए। तीसरी मांग सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को बर्खास्त किया जाए और चौथी मांग ये थी कि बांग्लादेश से कर्फ्यू हटाकर सभी शिक्षा के संस्थानों को फिर से खोला जाए, शुरू किया जाए। और इन सभी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया था। यानी अब जब ये दूसरा चरण था आंदोलन का, इसका तो आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं था और शेख हसीना को ऐसा लग रहा था कि जब आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, तो इस आंदोलन का ज्यादा असर अब नहीं होगा। और शेख हसीना से यही सबसे बड़ी गलती हुई और वो इस बात को समझ नहीं पाई कि आंदोलन छात्र नहीं बल्कि जमाते इस्लामी करवा रही है। अब जमाते इस्लामी के पीछे कौन था, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था, फंड कहां से आ रहा था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से जुटाया जा रहा था, यह भी हम आपको आज बताएंगे। 4 अगस्त को बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए, सिर्फ 4 अगस्त को। यानी जिस दिन ये पूरा तख्ता पलट हुआ है, आप ये समझ लीजिए उस दिन, जिनमें वो 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्हें एक पुलिस थाने में आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। और इसी आंदोलन के बाद सेना ने तख्ता पलट करने की योजना बनानी शुरू की। यानी उसके बाद आंदोलनकारी और सेना एक तरीके से मिल गए। ऐसा दावा है कि 4 अगस्त को रात 11 बजे तक बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, सब नॉर्मल था, रात में 11 बजे तक। इसके बाद सेना को यह खबर मिली कि आसपास के राज्यों से बांग्लादेश में 2 लाख लोग ढाका में प्रवेश करने वाले हैं। आसपास के राज्यों से ढाका में 2 लाख लोग आ रहे हैं और ये तमाम लोग 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। ये
इस घटनाक्रम का वो टर्निंग पॉइंट था जब सेना ने यह फैसला किया कि वो अब आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटेगी। अब वो आंदोलनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएगी और आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने देगी। और यह बात सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा ने रात को ही प्रधानमंत्री शेख हसीना को बता दी थी। और शेख हसीना को तब भी ऐसा लग रहा था कि अगले 24 घंटों में हालात शायद सामान्य हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि रात में 11 बजे 4 अगस्त को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह कह दिया था कि अब सेना का रुख बदल रहा है, हम अपने निहत्थे लोगों पर और ज्यादा अटैक नहीं कर सकते, हम उन पर गोलियां नहीं चला सकते और अब हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। और ये लोग संख्या में इतने ज्यादा हैं कि ये कल आपके घर पर हमला करेंगे, आपके घर का घेराव करेंगे और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और अब सेना पहले की तरह सख्ती नहीं करेगी। और इसके लिए शेख हसीना की पूरी सरकार ने पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब बंद कर दिए, व्हाट्सएप बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट ही बंद कर दिया। और शेख हसीना को ऐसा लगा कि जब वो इंटरनेट बंद कर देंगी तो फिर ये अफवाहें फैलनी बंद हो जाएंगी, इन छात्रों का आपस में कोऑर्डिनेशन बंद हो जाएगा और वो किसी तरीके से, ये उनका आखिरी दांव था, वो इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाएंगी। और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को भी उस रात और ज्यादा बढ़ा दिया गया। और अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी प्रधानमंत्री आवास में कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी। तब तक भी शेख हसीना को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटों में क्या होने वाला है। लेकिन 11 बजे सेना प्रमुख वकार उस जमा ने शेख हसीना को फिर से फोन किया और उन्हें बताया कि लगभग 4 से 5 लाख प्रदर्शनकारियों की भीड़ बॉर्डर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही है और सेना अब इन लाखों लोगों पर किसी भी सूरत में गोलियां नहीं चलाएगी। इसलिए अच्छा यह होगा कि शेख हसीना इन छात्रों के सामने अपनी हार मान लें और इस्तीफा देकर बांग्लादेश को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएं। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी जान बचाएं, क्योंकि अब सेना इन लोगों को रोक नहीं पाएगी। बांग्लादेश के मीडिया का ऐसा कहना है कि सेना ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास खाली करने के लिए सिर्फ 45 मिनट दिए थे और उन्हें यह भी कहा था कि वो जिस भी देश में जाना चाहती हैं वहां जाने के लिए सेना की तरफ से उन्हें ये विशेष विमान दिया जाएगा। जिस विमान की आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है बांग्लादेश एयरफोर्स का। उन्होंने कहा कि ये सेना ने अपना सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस अपने एयरबेस पर शेख हसीना को ले जाने के लिए खास तौर पर पार्क करके रखा था। यह विमान बिल्कुल तैयार था। शेख हसीना को कहा 45 मिनट आपके पास हैं, आप अपना सामान पैक कीजिए, जो सामान आप ले जाना चाहती हैं, सबसे जरूरी सामान 45 मिनट में जो ले जाना है ले जाइए, इस विमान में रखिए, ये बड़ा विमान है, आपका सारा सामान जा सकता है और यहां से निकल जाइए। इसके बाद शेख हसीना ने भारत सरकार से संपर्क करके मदद मांगी और भारत में दोपहर 12 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि शेख हसीना को दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लाया जाए और बाद में भारत की तरफ से शेख हसीना को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई और कहा गया कि आप अपने विमान को सीधे हिंडन की तरफ मोड़ दीजिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आपको पूरी सुरक्षा देंगे और आप हिंडन पर अपने बांग्लादेश एयरफोर्स के इस विमान को लैंड कराइए और फिर यहां रहिए। प्रधानमंत्री आवास में साड़ियों से लेकर उनके दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान की तस्वीरों तक ऐसा बहुत सारा सामान था जिसे शेख हसीना अपने साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें साड़ियों का बड़ा शौक था, वो अपनी सारी साड़ियां लेकर आना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई ऐसा। और सेना के लोग बार बार उन्हें यह कह रहे थे कि अगर भीड़ उनके वहां निकलने से पहले पहुंच गई तो वो उनकी हत्या कर देगी। और इस वजह से शेख हसीना को अपना बहुत सारा सामान अपने घर में ही छोड़कर भागना पड़ा और वो अपनी बहन शेख रेहाना के साथ एक हेलीकॉप्टर में ढाका के एयरबेस के लिए रवाना हुई। पहले हेलीकॉप्टर से एयरबेस तक गई
और एयरबेस के बाद इस विमान में वहां बैठी और फिर वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये वो तस्वीरें हैं जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ रहा था, आप देख सकते हैं। यानी सिर्फ 45 मिनट का समय शेख हसीना को दिया गया। वहां की सेना ने शेख हसीना की सुरक्षा करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों की लगभग 5 लाख की भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अब हम इन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाएंगे, आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके यहां से भाग जाइए। ऐसा दावा किया गया कि अगर शेख हसीना 20 मिनट भी और लेट हो जाती तो प्रधानमंत्री आवास में आई भीड़ उनकी मॉब लिंचिंग कर देती। और यही कारण है कि शेख हसीना जब ढाका से दिल्ली आ रही थीं तब वो इस पूरे सफर के दौरान बहुत गहरे सदमे में थीं। और यह जानकारी आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी है और उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अब भी इस गहरे सदमे से बाहर नहीं निकली हैं, अभी भी वो ठीक से बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा से 10 किलोमीटर दूर से ही शेख हसीना को लेकर आ रहे विमान की निगरानी शुरू कर दी थी और जब यह विमान दिल्ली की ओर बढ़ रहा था उस वक्त भारत के रेडार पूरी तरह से एक्टिव थे और उन्होंने इस विमान पर कड़ी नजर बनाकर रखी थी। और वायुसेना ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने 2 रफाल लड़ाकू विमानों को भी एक्टिव कर दिया था जो कि इस विमान की सुरक्षा के लिए थे। और आप सोचिए, भारत सरकार ने पूरी मदद की अपनी सबसे पुरानी दोस्त शेख हसीना को बचाने में और शेख हसीना को सुरक्षित भारत पहुंचाने में। अब शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं, गाजियाबाद के पास हिंडन में है। एक स्पेशल गेस्ट हाउस में उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है और अब यहां रहकर वो ये कोशिश कर रही हैं कि देखें दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई देश तैयार नहीं हुआ है।